नमस्कार साथियों, वेलकम टू डे नाइट लर्निंग। आज हम फुल मैराथन करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम है स्कूल एंड लीडरशिप पेपर फर्स्ट। तो एक ही मैराथन में हम पूरा जो सिलेबस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब कवर कर लेंगे और इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक ही मैराथन में फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका बहुत ही कम समय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड थर्ड सेम पेपर फर्स्ट, शैक्षिक निर्देशन। तो सबसे पहले आता है कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। इसका अर्थ, प्रकार, ये दोनों ही हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम नेतृत्व को जान लें, उसके बाद हम शैक्षिक नेतृत्व को जानेंगे, ठीक है। तो नेतृत्व क्या है? लोगों के एक समूह को एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करने, प्रभावित करने, संगठित करने की प्रक्रिया ही नेतृत्व कहलाती है। क्या समझ में आया? ये समझ आया कि हमारे जो समाज के लोग हैं, या फिर किसी भी जिस संस्था में आप काम करोगे या जिस क्षेत्र में आप काम करोगे, उस क्षेत्र में जो लोग हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो उसको एक समूह के रूप में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। मतलब आप कोई काम करते हैं, मान लो कि एक घर बनाना है, और घर बनाने के लिए हमने लोगों को साथ में लिया और उन लोगों को फिर हमने बताया कि इस तरह से काम करना है, उनको मोटिवेट किया और उनकी लीडरशिप कर रहे हैं हम। मतलब हर एक मेन निर्णय लेने के लिए हम उनको बता रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे काम होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? हम नेतृत्व कहते हैं। आप देश में नेता देख सकते हो कि जो एमएलए एमपीज बनते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। तो वही नेतृत्व कहलाता है। तो नेतृत्व एक क्या है? प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? संगठित करने की प्रक्रिया कह सकते हो, या फिर मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया भी कह सकते हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेता अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब नेता किसको प्रभावित करता है? अनुयायियों को। कौन अनुयायी? अभी हमने जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या करता है? प्रभावित करता है। जब प्रभावित करता है तभी तो लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक आदमी को, किसी को हम समझा तक नहीं पाते, लेकिन नेता में इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने जो अनुयायी हैं, नीचे के लोग हैं, उन सबको प्रभावित करता है और वो सब उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो प्रभावित करता है, एक विशिष्ट दिशा में प्रेरित करता है, जिससे सामूहिक कार्य होता है। एक विशिष्ट दिशा में प्रेरित करता है, वो बताता है कि भाई लक्ष्य हमारा ये है, इस दिशा में हमको चलना है, तब हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, इसलिए इस तरीके से कार्य करो। तो यही कहलाती है लीडरशिप। नेतृत्व एक नेता का ही गुण नहीं, बल्कि यह नेता और अनुयायियों के बीच एक संबंध भी स्थापित करता है। तो ये नेतृत्व जो है, सिर्फ एक नेता गुण ही नहीं है, ये अनुयायी और नेता दोनों के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। संबंध जब बेहतर होगा तभी तो लीडरशिप कार्य कर पाएगी। तो अंतिम उद्देश्य इसका जो होता है, वो क्या होता है? लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेतृत्व का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य को प्राप्त करना, अंतिम उद्देश्य। अब बात करते हैं प्रभावशाली जो नेतृत्व है, उसके लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले होना चाहिए मिलनसारता। मिलनसारता का मतलब तालमेल बिठाना, हर व्यक्ति से वो मिलता हो, जुलता हो, उससे बात करता हो, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे, इसे कहते हैं मिलनसारता। अपने भावों को बताए, दूसरे के भाव को सुने, जाने, पहचाने, तभी तो प्रेम भाव उत्पन्न होगा। बुद्धिमत्ता, बुद्धि तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर समय पे उसको एक बेहतर निर्णय लेने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो निर्णय तभी ले पाएगा जब उसके पास बुद्धि होगी। आत्मविश्वास, भाई आत्मविश्वास भी होना चाहिए।
उसको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कोई भी काम कैसे करना है, किस तरीके से लोगों से करवाना है। ये आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए। आत्मविश्वास तब आ पाएगा जब उसको ज्ञान होगी, नॉलेज होगी। ठीक है, तो आत्मविश्वास मतलब अपनी बात को कहने की क्षमता और बात को मनवाने की क्षमता, और किस तरीके से उस पूरे संरचना को चलाना है, ये उसके अंदर उसे आना चाहिए करना। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता का मतलब है कि जैसा माहौल है उसमें ढलने की क्वालिटी। ठीक है, इसको हम अनुकूलनशीलता कहते हैं। कभी कभी देखते हो कि लोग नहीं मानते हैं कि हाँ इस तरीके से नहीं हो सकता, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स वो डाउन डाउन हो जाता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है और उनके हिसाब से भी थोड़ी सी चीज़ें मान लेता है। इसी को कहते हैं अनुकूलनशीलता। जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, जिम्मेदार तो होना ही चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति होगा तभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। विश्वसनीयता, पहल पहल शक्ति, पहले से अपनी तरफ से ही हाथ मिलाना, बातचीत करना, ये सब तरीके से हाल चाल पूछना। विश्वसनीयता ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास जब सबका होगा तभी तो सब तुम्हारी बात मानेंगे। सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी। हर वक्त हमें क्रिएटिव रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है कि कौन सी निर्णय कब लेना है। तो निर्णय तब ले पाओगे जब हर चीज़ के बारे में आपको, उस क्षेत्र के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होगी और आप क्रिएटिव होगे, समाधान करना आता होगा। सहयोग, हमेशा सहयोग की भाव हो, और विद्वता हो। विद्वन्नता मतलब नॉलेज हो, जोखिम उठाने की क्षमता हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोखिम उठाना वाला। देखो, रिस्क उठाना आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिसमें हम निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। आम आदमी निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन एक जो बेहतर लीडर होता है वो निर्णय ले लेता है और उस काम को सही साबित कर देता है। तो इसी कहते हैं जोखिम उठाना। बातचीत स्पष्टता, बातचीत करने में स्पष्टता होनी चाहिए। अब है शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ। अभी हमने नेतृत्व समझ लिया। नेतृत्व में हमने क्या जाना कि कोई भी टीम है आपके अंदर या आपके जो अनुयायी हैं, उनको किस तरीके से हमें चलाना है, किस तरीके से हमें अपने उद्देश्य को या पूरे टीम के उद्देश्य को प्राप्त करना है। करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो क्रियाएं की जाती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। शैक्षिक नेतृत्व, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को पाए जाने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, किसके साथ साथ, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के साथ जो क्रिया करते हैं, वही क्या कहलाती है, शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, शैक्षिक नेतृत्व का कार्य शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की प्रतिभा, ऊर्जा को निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शैक्षिक नेतृत्व है। इसके अंतर्गत नेतृत्व के सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर लागू किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, लक्ष्य आधारित नेतृत्व होना चाहिए, प्रेरणा और सहयोग होना चाहिए, गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, विशिष्ट भूमिकाएं होनी चाहिए, सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्या है, तो देखो, शैक्षिक नेतृत्व ऐसे तो नहीं करने लगे। इसकी आवश्यकता है छात्रों की सफलता। नेतृत्व जितना बेहतर होगा उतनी ही छात्रों की सफलता भी बेहतर होगी, क्योंकि छात्र तो हमारे एक मिट्टी के खिलौने के भांति होते हैं। उनको जिस तरीके से शिक्षक मार्गदर्शन देता है, जिस तरीके से निर्णय लेना सिखाता है, उसी तरीके से उसकी सफलता भी उन्हीं निर्णयों पर निर्भर करती है। तो इसका नेतृत्व कौन करता है, शिक्षा जगत में हमारे टीचर्स करते हैं, हमारे प्रिंसिपल करते हैं, है ना। तो यही है शैक्षिक नेतृत्व। इसकी अवस्था क्या है, छात्रों की सफलता निर्भर करती है इस पे। सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाती है, सुरक्षित और शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य क्या है कि हमें पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब शिक्षक हमारे बताते हैं बच्चों को कि किन चीज़ों को किन कार्यों को करना है, किन कार्यों को नहीं करना है, तो वातावरण कैसा बन जाता है, सुरक्षित और समावेशी। मतलब सब मिलजुल कर रहते हैं
तो नेतृत्व कहते हैं, बढ़िया नेतृत्व होगा तभी तो मिलजुल के रहेंगे। नेतृत्व अगर ठीक नहीं होगा, प्रेम भाव उत्पन्न करने वाला शिक्षक नहीं होगा, सब लोगों को समानता की दृष्टि से देखने वाला नहीं होगा, तो फिर उनमें आपस में फूट डल जाएगी, बच्चों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। स्कूल सुधार, और जब ये सब काम होगा, शिक्षा बढ़िया होगी, छात्रों की सफलता होगी, बढ़िया वातावरण होगा, तो स्कूल का सुधार भी होना स्वाभाविक है। कर्मचारी प्रेरणा, बढ़िया नेतृत्व होगा शैक्षिक, तो कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी, समुदाय का विकास होगा। भाई बच्चे बढ़िया होंगे तो बच्चे क्या होते हैं, समाज का आधार होते हैं। देखो, एक प्रसिद्ध राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्कूल है वो समाज का ही एक छोटा रूप होता है ना। आई थिंक एक किसी NEP में कहा था, एजुकेशन पॉलिसी में कहा था, नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो वही है कि हमारा जो स्कूल है वो समुदाय का ही एक छोटा रूप है, हर तरह के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को जब नेतृत्व बढ़िया दिया जाएगा तो वो बढ़िया बनेंगे, तो हमारे समुदाय का भी विकास होगा। क्लियर? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, संस्था का विकास होगा। आगे देखो इसके कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो इसके कार्य चाहते हैं, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप क्या है, कार्यों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहला क्या है, कार्यों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा क्या है, नीति निर्धारण करना, कार्यों का निश्चय करना, प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचे में समन्वय करना, प्रभाव का मूल्यांकन करना, शिक्षा हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, सामाजिक शैक्षिक सामानों का उपयोग करना, समाज का सहयोग प्राप्त करना, और समाज के व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त करना, लक्ष्य निर्धारण और रणनीतियों की योजना बनाना, संसाधन एवं प्रबंधन करना, स्टाफ विकास और समर्थन पाना, सुरक्षित और ग्रहणशील शिक्षण वातावरण बनाना, पाठ्यक्रम विकास एवं सुधार, संचार और समन्वय, गुणवत्ता और प्रदर्शन, प्रशासनिक भूमिका और नीति निर्माण। ये सब क्या है, कार्य क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में शैक्षिक नेतृत्व कार्य करता है। शैक्षिक नेतृत्व का मतलब आप समझ गए होंगे मोटा मोटा, कि शिक्षा की प्रक्रिया को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। बच्चों को बेहतर बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं, बेहतर प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सहयोग लेते हैं किसका, बच्चों का, साथ छात्रों के माता पिता का, और शैक्षिक इंस्ट्रूमेंट, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे अंदर, उसमें अंदर जो संरचना है पूरी शिक्षकों की भी, तो इन सबको जोड़कर जब हम एक बेहतर संगठित रूप में कार्य करते हैं तो एक रिजल्ट जो है वो बेहतर आता है। इसी को हम शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं। क्लियर? तो इसके कार्य क्षेत्र हमने बता ही दिए हैं, ये आप लिख लेना, ये याद कर लेना। अब आ जाओ शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार दो होते, एक प्रशासनिक नेतृत्व और शैक्षिक अनुदेशनात्मक नेतृत्व। देखो, प्रशासनिक नेतृत्व, प्रशासनिक मतलब जो मतलब भौतिक संसाधन होते हैं, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक संसाधनों का नेतृत्व। और शैक्षिक मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं उनमें जो कार्य करने वाले लोग हैं। अनुदेशनात्मक मतलब जो पढ़ाई, शिक्षा से जुड़ी हुई जो पढ़ाई, टीचिंग स्टाफ वगैरह जो होता है वो सब किस में आएगा, शैक्षिक अनुदेशनात्मक नेतृत्व में। ठीक है, जो अधिगम उद्देश्यों का निर्माण प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करता है। देखो, अब इसमें प्रशासनिक नेतृत्व में क्या क्या आ जाता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारे कमरे कैसे होने चाहिए, हमारी लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, हमारे विज्ञान की
जो प्रयोगशालाएं वो कैसी होनी चाहिए, हमारी शिल्प विज्ञान की प्रयोगशालाएं कैसी होनी चाहिए, हमारी कृषि विज्ञान की प्रयोगशालाएं कैसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जो हम सोचते समझते हैं किस तरीके से इनका संचालन होना चाहिए, इनमें रंगाई पुताई कैसी होनी चाहिए और संसाधन क्या क्या हमारे स्कूल में होने चाहिए, ये सब किस में आता है, प्रशासनिक नेतृत्व में आता है। शैक्षिक नेतृत्व में हमारे टीचर्स कैसे होने चाहिए, शिक्षा की पद्धति कैसी होनी चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों की डिसिप्लिन की जो नीतियां हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सब किस में आता है, शैक्षिक नेतृत्व में, अनुदेशनात्मक नेतृत्व में। ठीक है, अब आ जाओ विद्यालय के पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व। अलग अलग विद्यालय के जो पदानुक्रम है उसमें विभिन्न विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। लीडरशिप एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्कूल है, ये क्या है हियर, ईयरचरी, ये समझ में नहीं आ रहा क्या नाम लिखा हुआ है, चलो छोड़ो इसको, आगे देखो। तो विद्यालय के पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व, विद्यालय के अंदर या बाहर शिक्षा का औपचारिक प्रतिष्ठान है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अंदर या बाहर शिक्षा का औपचारिक प्रतिष्ठान है विद्यालय, जहाँ छात्र अध्यापक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। देखो है फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो चीज़ें आपने सुनी हुई, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब ही होता है कि एक पूर्णतः एक जो प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी कार्य करेंगे मिलकर किसी भी निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इसी को कहते हैं फॉर्मल प्रक्रिया। कक्षा के अंदर का वातावरण बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, जैसे स्वच्छता, भवन स्थिति, प्रातःकाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। इन सब कार्यों को नियंत्रित करना एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, इसलिए विद्यालय में विभिन्न नेतृत्व पदों का सोपानबद्ध प्रशासनिक ढांचा होता है। सोपानबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा कार्य किसका होगा। तो सबसे पहले होगा प्रधानाचार्य, जिसको हम हेड मास्टर भी कहते हैं, और पर्यवेक्षक, निरीक्षक भी बोल सकते हैं, अध्यापक गण, ठीक है। उसके बाद छात्र, तो ये जो होता है वो मुख्य नेता होता है। कौन, हेड मास्टर, पूरे के पूरे स्कूल का नेतृत्व करने वाला। मुख्य अध्यापक में नेतृत्व की भूमिका क्या है, देखो ये है मुख्य अध्यापक, ठीक है। ये छात्रों से भी कनेक्ट रहेगा, शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ उससे भी कनेक्ट रहेगा, अन्य विवरण प्राप्त करेगा, प्रौद्योगिकी प्रगति, ज्ञान का विस्तार पे ध्यान देगा, स्थानीय और गैर निकाय जो गैर सरकारी संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, उन सब चीज़ों से जुड़ा रहेगा, सरकार से जुड़ा रहेगा, समुदाय से जुड़ा रहेगा, और शिक्षक अभिभावक जो संघ है PTM, ठीक है, मतलब जो PTM वगैरह होती है वो इसी के अंतर्गत होती है। शिक्षक अभिभावक संघ है जहाँ पर दोनों आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हैं। पेरेंट टीचर एजेंसी, तो ये सब चीज़ें, ये सब जितने भी पूरा का पूरा होलिस्टिक पूरा का पूरा जो संगठन है, ये सब किससे जुड़े रहेंगे, मुख्य अध्यापक से जुड़े रहेंगे। तो यही क्या है, मुख्य अध्यापक के नेतृत्व की भूमिका है, इन सबको बैलेंस करके चलना, ताकि जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया है बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। बच्चों के लिए सब काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बेहतर भविष्य के लिए।
आगे देखो, ये है विद्यालय के कार्य, उसके जो हेडमास्टर है उसके। विद्यालय क्रियाओं की योजना बनाना और आयोजन करना, शासकीय गैर शासकीय स्टाफ के कार्य में आवंटन करना, अभिभावक सरकार समुदाय के संबंध स्थापित करना, अन्य विद्यालयों से संपर्क जाल स्थापन करना। संपर्क जाल से मतलब आपस में मेलजोल करने के तरीके स्थापित करना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में नवीन प्रवृत्तियों से अपने आप को अवगत कराना, अपडेट होते रहना, मतलब चीज़ों से नई नई क्या क्या खोजें हो रही हैं, क्या क्या प्रौद्योगिकी नई रिसर्चें हो रही हैं, वो सब जानकारी प्राप्त करते रहना। सामाजिक क्रियाकलाप आयोजन, सोशल वर्क भी करते रहना चाहिए। कभी कभी बच्चों को समाज में ले जाना चाहिए, साफ सफाई या अन्य जो जुलूस निकाले जाते हैं इस तरीके से समाज में कोई सामाजिक क्रियाकलाप हो रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए बच्चों द्वारा, स्वयं के द्वारा। ये भौतिक एवं ढांचागत साधन जुटाना, संसाधन जुटाने चाहिए बच्चों के विकास के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है स्कूल में खेलने के लिए कोई गेम वाली युक्तियाँ ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, तो उनको भी जुटाया किस तरीके से जाए ये भी उसे सोचना है, मैनेज करके चलना है। विद्यालय के विकास से उपलब्ध संसाधनों को गतिशील बनाना, विद्यालय के भविष्य को समाज में प्रस्तुत करना, स्टाफ व छात्रों को मूल्यांकन करना, निर्णय हेतु स्टाफ के साथ बैठकों का आयोजन करना। देखो ये भी बहुत ज़रूरी है, आयोजन, बैठक का आयोजन। बातचीत करते रहोगे, सही गलत जानते रहोगे, किसके बारे में क्या चल रहा है और कौन सा बच्चा कमज़ोर है, अच्छा है, तो उसी तरीके से फिर आप निर्णय ले पाओगे, फिर काम भी कर पाओगे। ये मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्टाफ काम करे उसको सहयोग करो, ग्रोथ करो उसकी, ऐसे ही बच्चों का मूल्यांकन करो, जो बेहतर बच्चा है उसकी प्रशंसा करो, तो और भी बच्चे बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे इस तरीके से। अध्यापक में नेतृत्व की भूमिका क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का कथन है कि हम सब इससे सहमत हैं कि शैक्षिक संरचना का सबसे मुख्य घटक अध्यापक ही है। अध्यापक में नेतृत्व की भूमिका क्या होनी चाहिए? अभी तक तो हम हेडमास्टर का पढ़ रहे थे, अब अध्यापक का रोल पे, क्योंकि अध्यापक सीधा का सीधा कनेक्ट होता है बच्चों से। मुझे लगता है हेडमास्टर से भी ज़्यादा बेहतर से कनेक्ट होता है ये शिक्षक। तो इसीलिए 1952-53 का कथन है शिक्षा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, कि जो शैक्षिक संरचना उसका सबसे मुख्य घटक जो होता है वो कौन होता है? अध्यापक होता है। अध्यापक कक्षा में सार्थक 3 क्रियाएं करता है: पूर्ववर्ती क्रियाएं, पारस्परिक क्रियात्मकता, अनुवर्ती क्रियाएं। पूर्ववर्ती क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं और अनुवर्ती क्रियाएं। पूर्ववर्ती क्रिया मतलब क्लास में आने से पहले। देखो पूर्व क्रिया मतलब जो कक्षा में जाने से पूर्व करते हैं, पाठ्यचर्या बनाएगा, पाठ्यक्रमग्रामी किस तरीके से पढ़ना उसका आयोजन पहले प्लानिंग कर लेगा पूरी तरीके से, कौन सा चैप्टर कल पढ़ाना है, वो किस तरीके से पढ़ाना, विधि का चयन कर लेगा, कौन सी विधि से पढ़ाना है, कार्यक्रम आयोजन है ना। तो देखो उपयुक्त शिक्षण की उपयुक्त पद्धति मतलब विधि, पाठ्य योजना, सहायक सामग्री ले लेगा, गृह योजना के रूप में रूपरेखा बना देगा घर पे ही। सहायक सामग्री कौन सी चाहिए पाठ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, वो भी पूरी प्लानिंग कर लेगा। पारस्परिक क्रिया मतलब क्लास के समय पे कक्षा में श्रेष्ठ अधिगम वातावरण तैयार करना, ये पहला है। क्लासरूम में पहुंच गया है, अब उसको अच्छे से प्रमोट करना, अपने नॉलेज को, अपने उस चैप्टर को बढ़िया से प्रदर्शन करना है, समझाना है बच्चों को, व्याख्या और स्पष्टीकरण करना है, प्रश्न पूछना है, छात्रों से प्रतिपुष्ट प्रश्न भी करना है कि बच्चों को क्या आया है क्या नहीं आना है, या बच्चों से पूछो कि और कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो पूछो मुझसे। अभी प्रेरणा प्रदान करना, मोटिवेट करना, जो अच्छा बताए उसे मोटिवेट करो ताकि और भी बच्चे बताने की कोशिश करें, और जो थोड़ा बहुत बताए उसे भी प्रमोट करो बताने की ताकि उसकी झिझक खुले। अधिगम मूल्यांकन करो कि भाई कितना बच्चों ने सीखा है हमारे अधिगम कराने से, हमारी इस प्रक्रिया से। अब है उसके बाद में आएगा
पर्यवेक्षक, वही सब काम आएगा। अब मूल्यांकन करने वाला पर्यवेक्षक का काम करेगा कि मैंने जो बताया है उससे बच्चों ने कितना सीखा है। ये तो टेम्परेरी हो गया, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बाद में बीच बीच में करता रहे। मार्गदर्शन देगा, अभिभावकों से संपर्क करेगा, बाद में संपर्क बनाए रखेगा कि बच्चा आपका इस तरीके से चल रहा है। बच्चों कोई पेरेंट्स पूछता है तो उसको बताए, और नहीं पूछता तब भी कोई अगर गड़बड़ बच्चा है तो उसके पेरेंट्स से संपर्क साधे और बातचीत करे कि बच्चे में ये कमी है, इस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। उन्हें भी गाइडेंस दे और बच्चे को भी गाइडेंस दे, परामर्शदाता का काम करे, मार्गदर्शन दाता का काम करे। और संचयी रिकॉर्ड का रख रखाव, बच्चे से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी नॉलेज से रिलेटेड प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सब रिकॉर्ड उसको वहाँ पे इकट्ठा करके रखना होता है। ठीक है। मूल्यांकन एवं प्रगति का विवरण तैयार करें। अंतर्वैयक्तिक संबंध, कभी कभी क्या होता है कि आपस में अलग तरीके से उससे पर्सनली भी मिलता रहे बच्चों से, ताकि हर एक बच्चे की इंडिविजुअली जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो कर सके, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है, अलग अलग, कोई भी बच्चा समान नहीं है। समाज में कोई भी बच्चा समान नहीं है, व्यक्ति समान नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी आपस में दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। इसलिए इंडिविजुअली हर बच्चे से आप मिलते रहो, उससे बातचीत करते रहो, उसकी जानकारी लेते रहो, ताकि वो आपको अपनी बेहतर तरीके से ढंग से अपनी समस्याएं बता पाए और आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाएँ, जान पाएँ, तभी आप एक बेहतर समाधान भी दे पाएंगे। तो प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण, ये है चैप्टर नंबर 2, प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण। नेतृत्व के सिद्धांत क्या क्या हैं। Important qualities of effective leader and theories of leadership। सबसे पहला होना चाहिए शारीरिक गुण, फिजिकली बेहतर होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी मतलब जो शारीरिक ढांचा फिट होगा अगर, तो बच्चे भी उतने ही अच्छी तरीके से आपको नोटिस करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक होता है उसको बच्चा बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करते हैं, उसी तरीके से बनने की कोशिश करते हैं कि वो सर बढ़िया लगते हैं, पर्सनैलिटी बढ़िया है, वो बढ़िया से कपड़े अच्छे पहन के आते हैं और एकदम फिट बॉडी रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब आप फिट रहते हो, शारीरिक गुण बढ़िया होते हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि शार्प होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो उद्दीपकता, स्फूर्ति मतलब प्रसन्नचित्त, हमेशा मुस्कुरान रहनी चाहिए, स्पष्ट बात करनी चाहिए, तत्परता नहीं, समय की पाबंदी रहना चाहिए। स्फूर्ति मतलब फुर्तीले होने चाहिए, आप कोई भी काम ढीले से ना करें, एकदम सही तरीके से कम समय में काम करने की कोशिश करें, फुर्तीले ढंग से काम को करने की कोशिश करें। दूरदर्शिता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, समय परिपक्वता, क्या है ये, सामाजिकता होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए। लोचशीलता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, स्थितियों के अनुसार कोई भी हार्ड स्थिति आ रही तो उसमें फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को समझना आपको आना चाहिए और स्थितियों के अनुसार आपको निर्णय लेना आना चाहिए। नेतृत्व के सिद्धांत, तभी एक अच्छे लीडर आप कहलाओगे वहाँ पर अध्यापक के रूप में। और लीडर सिर्फ नेतृत्व करता सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं है, अपनी अपनी जगह पर सब अपने अपने लीडर हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो तब भी आप लीडरशिप कर रहे होते हो, बच्चों का नेतृत्व कर रहे होते हो। तो वही इसीलिए इसको हम पढ़ भी रहे हैं कि शिक्षक भी उतना ही बड़ा नेतृत्व करता है जितना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपनी जगह पे है, शिक्षक अपनी जगह पे है, और भी जो बीच बीच में और भी लोग हैं, पेरेंट्स अपनी जगह पे हैं। नेतृत्व के सिद्धांत, अयोग्यता में अयोग्यता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एबिलिटी इन डिसेबिलिटी, संयोग का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, सामूहिक प्रक्रिया का सिद्धांत, गुण संबंधी सिद्धांत। अयोग्यता में अयोग्यता से तात्पर्य है कि बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को हम निगलेक्ट कर देते हैं,
हम देखने लगते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है, कोई भी काम कर ही नहीं, तो उसमें भी आपको योग्यता ढूंढनी है, उसमें भी देखना है कि ये किस तरीके से बेहतर गुण को रखता है, क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं जिनको हम बेहतर बना सकते हैं। संयोग का सिद्धांत, संयोग मतलब द थ्योरी ऑफ कं क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी मान लो कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब कोई कुछ ऐसी स्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, उनमें कौन सा एक पॉजिटिव साइन हो सकता है जिससे हम किसी भी चीज़ समस्या का हल कर सकते हैं, ये संयोग का सिद्धांत है। मतलब अकस्मात उसको ढूंढना, किसी भी समाधान को ढूंढना, तो ये होना चाहिए उसको। संतुलन का सिद्धांत, सब में संतुलन बना के रखना चाहिए, ठीक है। और विलक्षणता का सिद्धांत, तो विलक्षणता से तात्पर्य है कि औरों से हटकर होने का गुण, हटकर होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, कुछ स्पेशल करने का, जब कोई ना कर पाए तब आप करने की क्षमता रखते हो, इस तरीके से। समूह प्रक्रिया का सबके साथ मिलकर काम करने की का गुण होना चाहिए आपके अंदर। गुण संबंधी सिद्धांत, ये तो छोड़ दो, वैसे रिलेशनशिप है, सबसे तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। व्यवहार परक संज्ञा, व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। और लक्ष्य सिद्धांत, ये वाला इम्पोर्टेंट है आपको कि लक्ष्य होना चाहिए, आपके जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य को बनाकर, उद्देश्यों को बनाकर अपने कार्य को करना चाहिए, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम हमेशा तत्पर रहते हैं, एकदम डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ताकि हमें उस उद्देश्य को पाना है, इसलिए हम हर तरीके से संभव प्रयास करते हैं कि उसको पाया ही जाए, कुछ बढ़िया एफर्ट करते हैं और रिजल्ट भी बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता एवं शिष्टाचार, एथिक्स एंड एटीट्यूड, क्या है एटीट्यूड इन एजुकेशनल लीडरशिप। देखो नैतिकता की अवधारणा क्या है, पहले तो ये समझ लें कि हम नैतिकता होती क्या है। नैतिकता से तात्पर्य वे कार्य जो मनुष्य स्वयं के लिए नहीं अपितु संपूर्ण समाज एवं सभी के हितों को लिए करता है, नैतिकता की श्रेणी में आता है। नैतिकता का मतलब क्या हो गया, वो पर्सनल इंडिविजुअली कोई भी चीज़ ध्यान ना रखे, वो सभी समाज की दृष्टि से देखे कि सभी का भला होगा, सभी का हित होगा, इस तरीके से देखे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, नैतिक व्यक्ति कहेंगे, नैतिकता कहेंगे। जब वह सामाजिक दृष्टि से देखता है, सभी के हित के बारे में सोचता है, सभी को लेकर चलने की बात करता है, उसको हम नैतिकता कहते हैं। वह जो गुण है लेकर चलने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। जो कार्य सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हो, प्रेरणा स्रोत तो हो ही जाएगा, जब सभी को लेके चलेगा, बढ़िया काम करे तो, और प्रेरणा स्रोत तो हो ही जाएगा, सभी के सुख पहुंचाए, ठीक है। नैतिकता से अभिप्राय सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से है। सभी समाज के नैतिक नियमों को, मतलब जो एथिक्स हैं, उनके अंदर जो भाव हैं, उनको सभी को स्वीकार करे, सबके साथ चले, और सबको संतुष्टि प्रदान करने के गुण को ही नैतिकता कहते हैं। जैसे अपने बड़ों का आदर करना, किसी को कष्ट ना देना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, छोटों से प्यार करना, ये सब नैतिकता के गुण हैं। अब एक परिभाषा को देखते हैं, सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने की को ही नैतिकता कहते हैं। सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने को ही नैतिकता कहते हैं। तो सामाजिक समूह मतलब हमारा समाज, उसके जो नैतिक नियम है उनको स्वीकार कर लो, उसको ही हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। और मोरल जो शब्द है वो लैटिन शब्द मोरस से निकला है, जिसका अर्थ होता है रीति, रीतियों को स्वीकार करना ही नैतिकता है। मैनर भी कहते हैं इसको, रिवाज, और कस्टम्स कहते हैं, कस्टम लोक रीति, फोल्कवेज जो हमारे सामाजिक दायित्व होते हैं उनको हम फोल्कवेज कहते हैं। तो
ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। नैतिकता की अवधारणा ध्यान रखो, नैतिकता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मोरल्स का अर्थ क्या है, ये हमने अभी यहाँ बताया कि ये लैटिन शब्द है मोरस, मोरस से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है रीति। ठीक है, मोरस का अर्थ क्या है, रीति, और मैनर का अर्थ क्या है, रिवाज। अब है नैतिकता की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, तो देखो पहली विशेषता क्या है, नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है। नैतिकता अंदर से आती है, अंदर का पक्ष है, ये बाहर का नहीं। नैतिकता का स्वाद व्यक्ति के विवेक से है। यह अंतरात्मा की आवाज़ है, सभी लोगों का विश्वास होता है। नैतिकता तर्क एवं विवेक पर आधारित होती है। समय व परिस्थितियों के अनुसार नैतिकता बदलती रहती है। नैतिकता का संबंध इहलोक से है, यह इस संसार से है। इसका संबंध क्या है, इस संसार से। तो ये नैतिकता की विशेषताएं हैं। क्या, नैतिकता आंतरिक पक्ष है, ये व्यक्तियों का संबंध, ये नैतिकता का संबंध व्यक्तियों के विवेक से है, यह अंतरात्मा की आवाज़ है, सभी लोगों का विश्वास होता है, तर्क एवं विवेक पर आधारित होती है, और ये नैतिकता बदलती रहती है परिस्थितियों के अनुसार। इसका संबंध हमारे इस संसार से होता है, इहलोक से होता है।